हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में हमारा चैप्टर चल रहा है, तो आज हम उसके फेबियनवाद के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ लोगों ने कमेंट करते हैं कि ये पीजीटी में नहीं है या इसमें नहीं है ये वाला चैप्टर। तो ऐसा है, मैं जो भी पढ़ाती हूँ तो पीजीटी, टीजीटी और यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाती हूँ। और इसलिए कब हो सकता है कि कोई कोई चैप्टर किसी एक में ना हो, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना पढ़ते रहिए और वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप देखते रहिए। और पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और फेबियनवाद। तो फेबियनवाद भी एक विकासात्मक समाजवादी दर्शन है। इसका उदय इंग्लैंड में उसी समय हुआ जब जर्मनी में बर्नस्टीन इस विषय पर लिख रहे थे। ठीक है। फेबियन समाजवाद का इतिहास फेबियन सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। यह इंग्लैंड में 10-12 व्यक्तियों का क्या था, एक दल था, जो अमेरिकी प्रोफेसर थॉमस डेविडसन की छत्र छाया में नीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए थे। ठीक है, प्रोफेसर थे ये थॉमस और डेविडसन की छत्र छाया में नीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए 10-12 व्यक्तियों का क्या था, ये एक दल था। ठीक है। इन्होंने अमेरिकी प्रोफेसर डेविडसन का शिष्यत्व छोड़कर 4 जनवरी 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन्होंने इनकी जो प्रोफेसर शिक्षा देते थे, इनका छोड़कर इन्होंने इनकी शिक्षा को इन्होंने 4 जनवरी 1884 में क्या किया था, फेबियन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का नाम रोम के प्रसिद्ध सेनापति फेबियस मैक्सी मैगजीसस कक्टेटर, क्या नाम था, फेसियस मैगजीसस कक्टेटर के नाम पर इनका नाम रखा था, फेबियन वाद। ठीक है। उन्होंने हैलीलाल युद्ध में एक नीति अपनाई, अवसर की प्रतीक्षा करो और फिर मत चूको, जो कि फेबियानों का एक मूल मंत्र था। यानी अवसर की प्रतीक्षा करो और उसके बाद फिर वहां चूको मत। ठीक है, उस अवसर को छोड़ो मत, उन्होंने ये कहा था, जो कि फेबियनवाद का एक मूल मंत्र माना जाता है। फेबियनवाद मुख्यतः एक मध्यवर्गीय की परंपरा में सिडनी वेब, जॉर्ज बनार्ड शा, ठीक है, और सिडनी ऑलिवर, ग्राहम वालास, एनी बेसेंट भी, ठीक है, और एच जी वेल्स, पैथिक लॉरेंस, ये सब जाने माने, आपने इन सब के नाम सुने होंगे। और जी डी एच कोल, रैमजे मैकडोनाल्ड के नाम इनके क्या है, उल्लेखनीय है फेबियनवाद के लिस्ट में। ठीक है, इनके नाम हैं। फेबियनवादियों ने पूंजीपतियों की जगह जमींदारों को अपने प्रहार का लक्ष्य बनाया। इन्होंने पूंजीपतियों, जो मार्क्सवाद था उसमें पूंजीपतियों को लक्ष्य बनाया गया था, उन पे प्रहार किया गया था। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जमींदार वर्ग जो था, ठीक है, जमींदार वर्ग को अपने प्रहार का इन्होंने लक्ष्य बनाया, क्योंकि उन्होंने पूंजी की जगह भूमि को सारे विवाद की जड़ माना है। इन्होंने पूंजी की जगह क्या किया है, जो भूमि थी उसे सारे विवाद की इन्होंने जड़ माना है, जबकि मार्क्सवादी क्या मानते हैं, पूंजीवाद को जड़ मानते थे। तो इन्होंने भूमि को सारे विवाद की जड़ माना है, और उनकी प्रेरणा का स्रोत मार्क्स नहीं अपितु कौन थे, एस मिल। ठीक है, ये थे एस मिल। फेबियनवाद के उद्देश्य, फेबियनवाद के उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा है, भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तियों तथा वर्गों के स्वामित्व से छुटकारा दिलाना था। उस पर समाज का स्वामित्व स्थापित करना है। भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तियों तथा वर्गों के स्वामित्व से छुटकारा दिलाना था। ठीक है, फेबियनवाद का उद्देश्य क्या था, औद्योगिक पूंजी को, भूमि और औद्योगिक पूंजी को व्यक्तियों तथा वर्गों, जो वर्ग, जो स्वामित्व था उनका, जिन्होंने उन पे शासन किया हुआ था, उससे छुटकारा दिलाना था, और उस पर समाज का क्या था, स्वामित्व स्थापित करना था। दूसरा पॉइंट है, भूमिगत और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत किया जाए। यानी जो भूमि है,
लोग अपनी नाम की भूमि रखते हैं कि हमारी इतनी भूमि है, हमारी इतनी जमीन है, हमारी इतनी संपत्ति है। तो उसको क्या किया जाए, इस संपत्ति को, जो व्यक्तिगत संपत्ति रखी जाती है, उसे उसका क्या किया जाए, उसका अंत किया जाए। भूमिगत और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत किया जाए। जिन व्यक्तियों की संपत्ति छीन ली जाए उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि समाज द्वारा कुछ सहायता दी जाए। तो जिनकी संपत्ति छीन ली जाए उन्हें मुआवजा उसकी जगह नहीं देना है, क्या करना है इनके अनुसार, समाज द्वारा कुछ सहायता उन्हें दी जाए। संपत्ति छीने जाने से लगान और ब्याज के रूप में होने वाले लाभ श्रम करने वाले व्यक्तियों को दिया जाए। तो संपत्ति छीने जाने से जो लगान और ब्याज मिले, उस रूप में होने वाले लाभ को क्या करना है, जो श्रमिक वर्ग है, श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, जो मजदूर वर्ग है, उनको जो है लाभ का जो ब्याज के रूप में जो लाभ मिलता है, उस धन को उसको उसको दिया जाए जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, मजदूर वर्ग है। फिफ्थ पॉइंट है, पूंजीपति वर्ग के समाप्त होने पर समस्त व्यक्तियों की व्यवहारिक जीवन में सुविधाओं की समानता और स्वतंत्रता प्रदान की जाए। तो पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने के बाद जो समस्त व्यक्ति होंगे, सभी व्यक्ति होंगे, सभी मनुष्य होंगे, उनके व्यवहारिक जीवन में क्या किया जाए, उनके जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सुविधाओं की समानता, यानी सबको समान सुविधाएं और सबको समान स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। फेबियनवाद का ये उद्देश्य था, ठीक है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फेबियानो ने क्या किया, समाजवादी विचारों के प्रचार तथा प्रकाशन पर जोर दिया। वे क्रांति के विरोधी थे, ठीक है, वो समाजवादी विचार के थे और उन्होंने क्या किया, समाजवादी विचारों का प्रचार किया, प्रकाशन पर उसके जोर दिया और तथा प्रोत्साहन में वो क्या करते थे, क्रांति के विरोधी थे, यानी वो किसी भी आंदोलन या क्रांति के विरोधी थे। वो उसका विरोध करते थे, वो क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे, वो क्रांति नहीं करना चाहते थे। वो क्या करते थे, वो प्रोत्साहन में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड वासियों को अपने विचारों की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, पंपलेट और बुकलेट्स, इनका क्या किया, प्रकाशन किया, ठीक है। तो उन्होंने प्रोत्साहन देने के लिए यह सब कार्य किए, पंपलेट छपवाए और बुकलेट्स वगैरह का इसका क्या किया उन्होंने, इसका प्रकाशन किया, ठीक है। फेबियनवाद के प्रमुख सिद्धांत, आपने उद्देश्य देख लिया, क्या उद्देश्य था उनका, अब इनका सिद्धांत क्या है हमें देखेंगे। तो फेबियनवाद के प्रमुख सिद्धांत है, फेबियन पूंजीवाद के विरोधी थे, ये आपने समझ लिया होगा। समाजवाद में ये लोग विश्वास करते थे, वह चाहते थे कि औद्योगिक तथा वर्गीय मालिकानापन से भूमि तथा औद्योगिक पूंजी मुक्त हो जाए हो तथा पूरे समाज को उसका मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाए। यानी किसी व्यक्तिगत वर्ग को भूमि और औद्योगिक पूंजी ये सब नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि सभी समाज को उसका मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। यानी जो भी भूमि हो, जो भी पूंजी हो, उसको क्या, सभी समाज का मालिकाना, सभी उसके मालिक हो, जिससे कि सभी लोग उसका उपयोग कर सकें, ठीक है, सभी उसका लाभ उठा सकें। वह किसी व्यक्ति के उससे नाम से नहीं होना चाहिए कि वह इस व्यक्ति का है बस। फेबियन श्रमिक विकास, श्रमिक विकास, फेबियन श्रमिक विकास तथा संवैधानिक पद्धति के आधार पर समाजवाद का प्रचार तथा लेखों द्वारा धीरे धीरे शांतिपूर्ण रीति से करना चाहते थे, ठीक है। क्या करते, समाजवाद का प्रचार तथा लेखों द्वारा, जो लेख लिखते थे उसके द्वारा क्या करते थे, धीरे धीरे शांतिपूर्ण रीति से प्रचार करना चाहते थे। सिडनी वेब ने अपने लेखों में श्रमिकता की अनिवार्यता पर बल दिया है, ठीक है। सिडनी वेब ने, इन्होंने क्या किया है, लेखों में श्रमिकता की अनिवार्यता पर बल दिया है। जो लेख लिखे उसमें श्रमिक जो वर्ग है उसकी अनिवार्यता पर बल दिया है। व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, इनका सिद्धांत था, ये व्यक्तिगत संपत्ति के विरोधी थे, जो कि ये कई बार ये चीजें रिपीट हो चुकी हैं। भूमि निजी संपत्ति हो तथा व्यक्तियों द्वारा जमीन का किराया लिया जाए, यह उन्हें पसंद नहीं था। यानी भूमि किसी की निजी संपत्ति, पर्सनल संपत्ति नहीं होनी चाहिए, और व्यक्तियों द्वारा जमीन का किराया लिया जाए, यह उन्हें कतई पसंद था नहीं, क्योंकि ये जमींदार वर्ग के विरोधी थे और जमींदार इसी तरीके के कार्य करते थे। वो जमीनों को अपने कब्जे में ले लेते थे, फिर जमींदारी करते थे, उससे वो लगान लेते थे, ठीक है, उससे कर लेते थे, भूमि कर लेते थे, सब उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
राज्य, अगला पॉइंट हमारा, राज्य के कार्यों में वृद्धि द्वारा समाजवाद की स्थापना के पक्ष में थे। राज्य में कार्यों की वृद्धि हो, विकास हो, समाजवाद की स्थापना के पक्ष में थे। यह राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं, यानी राज्य को ये लोग अच्छाई मानते हैं सकारात्मक तरीके से। इसके कार्यों में बुद्धि के साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी करना चाहते थे, जिससे कि बुद्धि के साथ साथ क्या हो, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी भी रक्षा हो। इसलिए वे स्थानीय संस्थाओं की व्यापक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। ठीक है। फेबियनवादी लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे। वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी इसे स्थापित करना चाहते थे। तो फेबियनवादी क्या थे? लोकतंत्र में। ठीक है। लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखते थे, यानी बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, केवल सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी क्या था, वे इसे स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने वयस्क मताधिकार को स्त्री पुरुष दोनों के लिए आवश्यक माना। तो उन्होंने जो वयस्क मताधिकार है उसको क्या किया, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आवश्यक माना। नहीं तो कई बार सिर्फ पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती थी, स्त्रियों को नहीं। कई वैज्ञानिकों ने यह चीज कही है। तो वो क्या कहते थे, इसमें दोनों को समान माना। यह बहुत बड़ी बात थी। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उन्होंने क्या किया, आवश्यक माना। फेबियनवादी क्रांति तथा हिंसात्मक तरीकों के विरोधी थे, यानी ये क्रांति भी नहीं करना चाहते थे, आंदोलन नहीं करना चाहते थे और हिंसा का सहारा नहीं लेते थे। ठीक है। ये भी अच्छी बात थी कि इनके हिंसात्मक तरीकों के क्या थे, ये विरोधी थे और प्रोपेगंडा के आधार पर समाजवाद लाना चाहते थे। प्रोपेगंडा का मतलब होता है ढकोसला। तो ढकोसला के आधार पर क्या करते थे, ये समाजवाद लाना चाहते थे कि अगर आप क्रांति भी नहीं करेंगे, आप हिंसा भी नहीं करेंगे, तो फिर एक तरीके से यह ढकोसला ही कहलाएगा कि आप समाजवाद कहाँ कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे आप। तो ये था फेबियनवादी विचारधारा। फेबियन वर्ग संघर्ष में विश्वास न करके, जैसा कि मार्क्सवाद में आपने पढ़ा कि वर्ग संघर्ष, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दो वर्गों में क्या था, संघर्ष। तो इसमें क्या था, इन्होंने वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं किया है। इन्होंने लोकतांत्रिक नीतियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर थे। तो ये लोकतांत्रिक जो नीतियां थी उसके आधार पर ये सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे, उसके क्या थे, ये पक्षधर थे, उनके पक्ष में थे। फेबियन साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरोधी थे। साम्राज्यवाद के भी विरोधी थे कि आपको अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाना है। उपनिवेशवाद के भी ये विरोधी थे फेबियनवादी। ठीक है। फेबियन मार्क्स के श्रम मूल्य सिद्धांत को भी नहीं मानते थे। मैक्सी के शब्दों में फेबियन लोगों का विचार है कि मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है, अतः समाज का यह कर्तव्य है कि वह उससे होने वाली आमदनी को समाज के सब सदस्यों में उपयुक्त रूप से विभाजित करे। तो लोगों का क्या विचार है कि मूल्य का निर्माण समाज द्वारा किया जाता है, यानी जो मूल्य होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका निर्माण क्या होता है, वो समाज द्वारा निर्माण किया जाता है। ठीक है। जो प्राथमिकताएं होती हैं समाज की, नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसका निर्माण कौन करता है, उनका निर्माण हमेशा समाज करता है। समाज के मूल्य होते हैं, नियम होते हैं, जिसे मानना हर सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य समझा जाता है। अतः समाज का यह कर्तव्य है कि वह उससे होने वाली आमदनी को समाज के सब सदस्यों में उपयुक्त रूप से विभाजित करे। तो समाज का क्या कर्तव्य बनता है कि जो नियम होता है, जो मूल्य होता है, वह समाज का कर्तव्य है कि वह उससे वाली आमदनी को क्या करे, समाज के जो सभी सदस्य हैं सबको उपयुक्त रूप से सब में बराबर विभाजित करे, सबको जो है दे। फेबियनवाद की आलोचना। तो अभी तक आपने उद्देश्य पढ़े, सिद्धांत क्या थे वो सब पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फेबियनवाद की आलोचना। तो आलोचना तो पढ़नी है आपको, क्योंकि आलोचना के बिना तो काम ही नहीं है। तब आलोचना पढ़ेंगे फेबियनवाद की। अनेक आधारों तथा कारणों से फेबियनवाद की आलोचना की गई है। अच्छाई के साथ साथ हर विचारधारा में बुराई भी है, तो इसकी क्या बुराइयां हैं, क्या आलोचना है, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा, फेबियनवादी चिंतन में विरोधाभास अधिक है, क्योंकि वो खुद ही अपनी बात को कहते हैं फिर उसी को काटते फिरते रहते हैं। क्योंकि एक और क्या कहते हैं वो, प्रतीक्षा तथा उचित समय आने पर प्रहार करो। क्या कहते हैं वो, प्रतीक्षा करो और उचित समय आए तो प्रहार कर दो।
किंतु इसी के साथ वह क्या कहते हैं, संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण नीति तरीकों पर भी विश्वास करते हैं। दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकती हैं कि आप एक तो अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो, ताक में रह रहे हो कि हम अवसर मिलेगा तो हम प्रहार कर देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, और उसी के साथ आप ये भी चाहते हो कि आप सब कुछ शांतिपूर्ण रहे, संवैधानिक तरीके से हो। तो इनका क्या है, इनके विचारों में क्या है, आप देख रहे हैं आप इनके विचार कैसे हैं, विभिन्नवादी जो थे इनके विचारों में विरोधाभास अधिक है। ठीक है, तो यह विरोधाभासी विचारधारा। दूसरा पॉइंट हमारा बार्कर ने फेबियनवाद की आलोचना करते हुए कहा कि फेबियन समाजवादी संगठन का सबसे कम अस्पष्ट तथा अनिश्चित सिद्धांत है। क्या कहा है बार्कर ने, इन्होंने कहा है फेबियनवाद की आलोचना करते हुए कि फेबियन जो समाज है, समाजवादी संगठन का सबसे कम अस्पष्ट तथा अनिश्चित सिद्धांत है, यानी यह बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता नहीं है इसमें, और क्या है, यह अनिश्चित भी है, कोई इसका निश्चित सिद्धांत नहीं है, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, ये है इसका जो है तरीका। फेबियनवादी अपनी भक्ति बदलते रहते हैं और सफलता के लिए केवल चालाकी पर निर्भर है। जैसे कि कहते हैं ना कि अवसर की प्रतीक्षा करो और समय आने पर, उचित समय आने पर प्रहार कर दो, तो यह क्या है, यह एक चालाकी है। अगर आप अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उस पर प्रहार करना चाह रहे हैं तो यह एक चालाकी है, तो ये चालाकी पर निर्भर करते हैं, इनकी विचारधारा ये है। ठीक है, स्केल्टन ने फेबियनवाद को अवसरवादी समाजवाद कहकर उनकी आलोचना की है। तो स्केल्टन ने क्या कहा इन्हें, अवसरवादी। आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं ये जो भी है कि बर्कर ने क्या आलोचना की है और इनका सिद्धांत क्या था, प्रहार करो, ये सब चीजें आपको याद रखना है। एग्जाम में यही चीजें पूछी जाएंगी, एग्जाम और पॉइंट आप से ये चीजें आपको रट लेना है। तो स्केलेटन ने क्या कहा है कि अवसरवादी समाजवाद कहा है इसे। ठीक है, और फेबियनवादी उदारवादी तथा और समाजवादी दो परस्पर विरोधी नाव पर बैठकर चलना चाहते हैं। तो इनका जो उदारवाद एक तरफ है, एक तरफ समाजवादी है, तो दोनों क्या है, ये दोनों दो नाव पे पैर रखकर बैठने की कोशिश करते हैं और एक तरफ नहीं रहते हैं, इनका ये है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दो नाव पे पैर रख के तो कोई नदी पार नहीं कर पाएगा। कुछ आलोचकों का मानना है कि फेबियन सच्चे समाजवादी नहीं थे और वे पूंजीवादी यंत्रणा से मुक्ति के लिए श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी लालसा को प्रतिबंधित करना चाहते थे और अपने छोटे मोटे सुधारों द्वारा पूंजीवाद को सदा के लिए सीमित करना चाहते थे। तो कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये सच्चे समाजवादी भी नहीं थे। पूंजीवादी यंत्रणा से मुक्ति के लिए क्या करते हैं, श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी लालसा को प्रतिबंधित करना चाहते हैं और छोटे मोटे सुधार के द्वारा क्या करना चाहते थे, पूंजीवाद को सदा के लिए सीमित करना चाहते थे। छोटे मोटे सुधारों से तो पूंजीवाद को सदा के लिए सीमित नहीं किया सकता। कुछ आलोचकों का मानना है कि फेबियन सच्चे समाजवादी नहीं थे और वे पूंजीवादी यंत्रण से मुक्ति के लिए श्रमिक वर्ग की लालसा को प्रतिबंधित करना चाहते थे। ये चीज यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गई है, तो हम इसका आगे का देखते हैं। तो यह उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फेबियनवादी विचारधारा ने इंग्लैंड को बहुत प्रभावित किया। तो उपयुक्त कितनी भी कोई भी चीज है, कोई सिद्धांत है, कुछ भी है, कोई भी विचार है, अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो थोड़ी मोड़ी बुराइयां जरूर होती, लेकिन इसके लाभ बहुत हैं। और इस सिद्धांत के क्या है, इस इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी सिद्धांत इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फेबियनवादी विचारधारा ने इंग्लैंड को बहुत प्रभावित किया तथा समाजवाद को ब्रिटिश लोगों के स्वभाव के अनुरूप बनाया। उन्होंने इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन में भाग लेकर उसे आगे बढ़ाया। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन को विकसित करने में फेबियन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो ब्रिटेन में इन्होंने स्थानीय शासन को विकसित करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इन्होंने अपनी विचारधारा से इंग्लैंड को बहुत अधिक प्रभावित किया था। समाजवाद को ब्रिटिश लोगों के स्वभाव के अनुरूप बनाया था इन्होंने, और श्रमिक आंदोलन में इन्होंने इंग्लैंड में श्रमिक आंदोलन में भाग लेकर उसे आगे बढ़ाया। ठीक है, और स्वशासन विकसित करने में फेबियन का बहुत बड़ा सहयोग। उन्होंने व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद को जोड़कर एक प्रकार से समरसता लाने की कोशिश की। तो उन्होंने व्यक्तिवाद को भी प्राथमिकता दी और मार्क्सवाद को भी, तो दोनों को क्या किया, इन्होंने जोड़ने की कोशिश की और एक प्रकार से क्या की, समरसता लाने की इन्होंने कोशिश की है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमारा यहीं तक टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा मैं आपको कराऊंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करें प्लीज, और
कहीं से कोई दिक्कत लगती है, कुछ भी है तो कमेंट अवश्य करें, और मैं बिल्कुल कमेंट पे ध्यान देती हूँ। और इसके लिए आपको होने की जरूरत नहीं है कि कमेंट करने से कोई दिक्कत है। आपको कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर किया करिए। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।